स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दिल्ली में सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है और इसके साथ ही जोड़ तोड़ की राजनीति करके जैसे तैसे करके सरकार बनाना चाहती है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी इतनी निराश हो गई है कि अब सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति कर रही है। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बीच सवाल यही है कि क्या वाकई में चुनाव से भाग रही है बीजेपी दिल्ली में? अगले 1 घंटे में चर्चा के दौरान हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पिछले 1-2 दिनों की घटनाओं से कुल मिला के यही लगता है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के पास जाने को छोड़ के तमाम दूसरे विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रही है। तमाम पिछले दरवाजे के रास्तों को ढूंढा जा रहा है और जोड़ तोड़ की जिस राजनीति को रोकने के लिए दल बदल का कानून बना था, उसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली में सरकार के सवाल पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी को कुछ सीरियस राजनीति के बारे में सोचना चाहिए यदि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे सत्ता की भूख से लगातार इस प्रकार के आरोप करने से कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के इस हमले के पीछे चल रही वो चर्चा है जिसके मुताबिक बीजेपी को बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं। मैंने कोई इशारा नहीं दिया, मैंने कहा मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी इफ हर चीज की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। बीजेपी के 3 विधायकों के सांसद बनने के बाद सदन की संख्या अभी 67 है। इनमें बीजेपी गठबंधन के 29, आम आदमी पार्टी के 27, कांग्रेस के 8 और अन्य 3 विधायक शामिल हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत तो नहीं है, लेकिन जोड़ तोड़ के बाद सरकार बनने की गुंजाइश बनी हुई है। कांग्रेस के 8 विधायकों में से 2/3 यानी 5 अगर पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी गठबंधन के विधायकों की संख्या 34 हो जाएगी, जो कि अभी बहुमत के लिए जरूरी है। दूसरा विकल्प यह है कि आम आदमी पार्टी में टूट हो जाए और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता तो 10 विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर सदन की संख्या कम की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सदन 57 का रह जाएगा और बीजेपी अपने 29 विधायकों के दम पर बहुमत साबित कर देगी। तीसरा विकल्प यह है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के 5 विधायक गैर हाजिर हो जाए। ऐसी स्थिति में सदन की संख्या 62 हो जाएगी और बीजेपी 3 अन्य विधायकों का साथ लेकर 32 के आंकड़े पर पहुंचकर बहुमत साबित कर लेगी। हालांकि इन विकल्पों पर अमल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। दिल्ली में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। सवाल यही है कि क्या वाकई में दिल्ली में चुनाव से भाग रही है बीजेपी? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और इसी बड़े सवाल पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या दिल्ली में बीजेपी चुनाव से भाग रही है? आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है। चुनाव नहीं कराने से जोड़तोड़ की राजनीति को क्या बढ़ावा मिल रहा है? ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दिल्ली की इस हालत के लिए क्या केजरीवाल जिम्मेदार हैं? 49 दिन में सरकार छोड़ दी उन्होंने। तो इन 3 अहम सवालों के जवाब, लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि क्या दिल्ली में चुनाव कराने से भाग रही है बीजेपी और अगर भाग रही है तो डर क्या है उसके पीछे? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। विजेंद्र जी, जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो ये है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि दिल्ली में चुनाव हो और इसीलिए आप जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं और चर्चा इसी बात की है कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं तो आपको न्योता मिल सकता है। आप लोग भाग रहे हैं चुनाव से? नेहा, एक बात बड़ी स्पष्ट है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से हर एक हफ्ते के बाद घूम फिरकर आम आदमी इसी बात को रिपीट करती है और इससे साफ रूप से जाहिर होता है कि मुद्दा विहीन पार्टी है। इनके पास दिल्ली की जनता के लिए बात करने के लिए ना तो कोई मुद्दा है और ना ही समस्याओं का कोई समाधान है। सवाल ये है कि इससे पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो इन लोगों ने किया, सरकार बनाई तो इन लोगों ने बनाई। हमारा स्टैंड तो पहले दिन से और आज तक एक ही है। मुझे एक मौका बताइए, कभी ये कहते हैं हमारे विधायकों को 10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। अरे किसने लालच दिया वो सामने आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें खुद कहा है योगेंद्र यादव ने कि अफवाहों के आधार पर हम ये कह रहे हैं। अब अफवाह क्या है, उन अफवाहों का जवाब दे। विजेंद्र जी, मालूम है कि आम आदमी पार्टी पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आपका स्टैंड, आप लोग हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम पहले दिन से कह रहे हैं हमारे पास 29 विधायक हैं आज की तारीख में। बहुमत से 5 कम।
हाँ। हमारे पास बहुमत का विधायक नहीं है। और दूसरा, हम ये बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं कि ना तो कांग्रेस से और ना आम आदमी पार्टी से हमारा किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता। हाँ। हम इनके साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकते। निर्णय लेना है उपराज्यपाल तो को। मतलब आपकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है? हम लोग तो पहले दिन से तैयार थे और तैयार हैं। तो सवाल ये हमारे तैयार होने का नहीं है, सवाल है उपराज्यपाल के निर्णय लेने का। उपराज्यपाल एक संवैधानिक व्यवस्था है और फैसला उनको लेना है। विवेक की बात है तो फिर आप पे क्यों हमला बोला जा रहा है? लेकिन देखिए, समस्या इसीलिए पैदा होती है और शंका इसीलिए सामने आती है क्योंकि दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय साहब, वो ये कह रहे हैं कि अतीत में दिल्ली में माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, और अगर एलजी हमें बुलाते हैं तो फिर हम तमाम संभावनाओं को देखेंगे और उसके बाद एक फैसला लेंगे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, सीधे चुनाव कराइए, ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। बहुत गोल-मोल जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा है कि दिल्ली में चुनाव हो या नहीं हो, लेकिन दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिले, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। बॉल उपराज्यपाल महोदय के पाले में है, वो संवैधानिक व्यवस्था है, फैसला उनको लेना है। वो जो भी फैसला लेंगे अपने विवेक से। हमारा स्टैंड जब भी ये था, जब यूपीए की सरकार थी तब भी हमने यही कहा था कि राज्यपाल जो भी फैसला लेंगे हम उनके विवेक के साथ हैं। कि अतीत में माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी रही है और हम ये सब डिस्कशन का हिस्सा है। बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है, बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं और उन चर्चाओं में से अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है आम आदमी तो उसमें बुरा क्या है? आप पर ये आरोप लगा रही है। संजय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। संजय जी, यहाँ पे सवाल ये है, जैसा विजेंद्र जी कह रहे हैं और पूरी बीजेपी कह रही है कि उपराज्यपाल की एक संवैधानिक संस्था है, ये उनका अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। आप इसमें बीजेपी को क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है और बीजेपी उपराज्यपाल को डायरेक्ट कर रही है कि दिल्ली में क्या हो क्या ना हो? नेहा जी, पूरे घटनाक्रम को आप शुरू से देखिएगा और आज उपराज्यपाल एक संवैधानिक संस्था हो गए। पहले उपराज्यपाल संवैधानिक संस्था नहीं थे, ऐसा तो नहीं है। मैं सिर्फ बीजेपी की ही बातें याद दिलाना चाहता हूं, मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं कहना चाहता। जब इनकी संख्या 32 की थी, 3 विधायक इनके और ज्यादा थे जो मौजूदा आज 29 की हो गई है एमपी बनने के बाद। जब इनकी संख्या 32 की थी, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को उपराज्यपाल ने बुलाया, उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा साहब हमारे पास नंबर पूरा नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस्तीफा दिया, फिर उनसे पूछा पत्रकारों ने, उन्होंने कहा हमारे पास नंबर नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जाना था और एक नैतिकता का चोला पहन के लोगों के सामने दिखाना था कि नहीं साहब हम सरकार नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, बीजेपी का स्टैंड बदल जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हमको बुलाएंगे तब हम पुनर्विचार करेंगे। अरे भाई, उपराज्यपाल ने अगर हमको बुलाएंगे तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। नंबर तो आपके पास भी नहीं थे, फिर भी तो आपकी सरकार बनी थी, मना किया था। उपराज्यपाल ने आपको पहले भी बुलाया था, आपने मना कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि उपराज्यपाल बुलाएंगे तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। इसका मतलब साफ तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इनके ही नेताओं ने कहा, रामवीर सिंह विधूड़ी जो इनके विधायक हैं, उनका स्टेटमेंट है कि आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है। उन्होंने संख्या भी बताई थी, कुछ 7-8 विधायक हमारे संपर्क में है। तो इसका मतलब आप तोड़फोड़ की कार्रवाई को वही चीज है ना कि मतलब रटे रटाए बयान जो है उनसे काम नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको आप ही के प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनाई, इसमें बहुत सारे इफ्स और बट्स जुड़े हुए हैं कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट पहले रही है, फिर खरीद फरोख्त की बात भी बीच में चलती रही। कितना सच है कितना झूठ है वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक क्लियर स्टैंड नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से। विजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे जी एक बार रिपीट करें। मैं ये कह रही हूँ कि क्लियर स्टैंड आपकी तरफ से नहीं आ रहा है सर सामने, जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। देखिए, इस समय बॉल उपराज्यपाल के पाले में है, फैसला उनको लेना है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है उपराज्यपाल को निर्देश आप लोगों की तरफ से मिल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। ये सिर्फ कोरी राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और अफवाह फैलाने का काम और हर हफ्ते इस बात को उठाने का काम। जबकि आज तक पिछले 4 महीने में कोई एक भी सबूत आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पेश नहीं कर पाई है। किसी प्रकार का कोई ठोस बात। ठीक है विजेंद्र जी, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। विजेंद्र जी, बहुत छोटा सा सवाल है जी। उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार को, उनको बुलाया था सरकार बनाने के लिए, उन्होंने सरकार बनाई, फिर वो छोड़ के चले गए। जाहिरा तौर पे उनको अब वो बुलाएंगे नहीं। जाहिरा तौर पे कांग्रेस के सिर्फ 8 हैं, उनको वो बुलाएंगे नहीं। हो सकता है वो आपको बुलाएं कि आपकी कोई संभावना हो सकती है क्या? तो क्या आप वही 32 वाला और 29 वाला स्टैंड पर रहेंगे या फिर आप कहेंगे कि हाँ एक संभावना? ये बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है।
एक बार उपराज्यपाल हमको बुला चुके हैं, हमने अपना स्टैंड बता दिया है। नई परिस्थितियों में उपराज्यपाल क्या फैसला लेंगे ये उनको नहीं, अगर वो बुलाते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर वो किसी प्रकार का कदम उठाते हैं, किसी भी प्रकार का, तो उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी उनके उठाए हुए कदम पर फिर से एक बार चर्चा करेगी और फिर फैसला चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके बात करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज जो हम असेंबली है वो सबके सामने और सबके लिए समान स्थिति है। आम आदमी पार्टी सभी पार्टी के लिए समान स्थिति है, हमारे लिए अलग से स्थिति नहीं है। ठीक है, सवाल सिर्फ पूछे जा रहे हैं हमारी तरफ से। जहां तक आरोप का सवाल है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, मैं एक संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। क्या वाकई में बीजेपी चुनाव से भाग रही है या आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर? ये चुनाव से भी भाग रहे हैं, इनकी नीयत भी खराब है। और जैसा कि अभी संजय सिंह जी ने कहा कि उस वक्त तो लोकसभा के चुनाव थे और ये अपनी छवि को बहुत बढ़िया दिखा करके रखना चाहते थे, इसलिए उस वक्त इन्होंने जाने से इनकार किया और सरकार बनाने से इनकार किया। अब जिस तरह से लारा लप्पी ये लोग कर रहे हैं, वो कह रहे अफवाहें हैं कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। संजय सिंह जी और इनके एमएलए जानते होंगे किसके जरिए कैसे इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट साफ दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि वो किसी भी बहाने से, जो अभी आपने आंकड़े दिखाए और जो संभावनाएं दिखाई, उनमें से किसी एक संभावना का इंतजार ये कर रहे हैं और उसका शायद इंतजाम कर रहे हैं। और इसलिए ये अभी तक, देखिए ये बात सही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसका फैसला करना है, ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की से एडवाइस जरूर लेते हैं और वह एडवाइस किसकी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अगर थोड़ा सा भी अध्ययन हो विजेंद्र जी को, तो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहती है कि चुनाव कराओ, आज करवाएं। मैं समझता हूं शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप अहम बात कह रहे हैं मीम अफजल साहब, मैं आप इस बात को आगे ले जाऊंगी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सवाल ये कि बीजेपी खुद चुनाव के लिए क्यों नहीं कह रही और एक बार भी उपराज्यपाल के पास जाकर के खुल के ये बात नहीं कही गई है, तो इसके पीछे मंशा क्या है, क्या भाग रही है चुनाव से, इस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आपको बता दें लगातार दर्शक भी हमारे प्रतिक्रिया हमें भेज रहे हैं अपनी। फेसबुक से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और उनका कहना है, सुनील डोगरा, कि चुनाव से बीजेपी का डर दिख रहा है। बिहार में एक डेमो दिख चुका है, तो उपचुनावों में जिस तरह की स्थिति सामने आई है, क्या उसके बाद दिल्ली में जो बीजेपी है वो नहीं चाहती कि चुनाव हो? तो बहस में आगे हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि चुनाव नहीं होने से क्या जोड़ तोड़ को बढ़ावा मिल रहा है और ये जोड़ तोड़ किसके काम आएगा, कौन सी पार्टी इसका फायदा उठा सकती है अगर जोड़ तोड़ होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या दिल्ली में चुनाव से भाग रही है बीजेपी, ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। हम इस सवाल पर भी चर्चा करने वाले हैं कि अगर चुनाव नहीं हुए, जो कि अभी तक कुछ पता नहीं है, तो क्या उससे जोड़ तोड़ को बढ़ावा मिल रहा है और इसका फायदा आखिर किससे होगा। इससे पहले कि मैं वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे जी के पास जाऊं, विजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सवाल ये कि जोड़ तोड़ ये एक बहुत अपने आप में परेशानी वाली बात है और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि आप चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, उससे जोड़ तोड़ को बढ़ावा मिलेगा और उसका सीधा सीधा फायदा आप ही की पार्टी को होना है। सबसे बड़ी पार्टी है दिल्ली में आपकी। नया जोड़ तोड़ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, तभी सरकार बनाई थी 49 दिन की। और उसके बाद दूसरी जोड़ तोड़ इन्होंने की जो 21 मई को जब उपराज्यपाल को पत्र लिखा कि अभी विधानसभा को भंग न किया जाए। जोड़ नहीं था, यानी कि जोड़ तोड़ करने के दो मुख्य उदाहरण सीधे सीधे इसी असेंबली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिए। भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा कहीं मीटिंग हुई, कहीं फोन आए, धमकाया गया और बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर के कहा गया आप हमारी तरफ आइए। आम आदमी पार्टी के लोगों को तो विधायकों की परेड करानी पड़ी इसके चक्कर में कि कहीं आप ले ना जाएं उनके विधायक। हमारा तो ये कहना है कि वो तथ्य सामने क्यों नहीं लाते, वो नाम बताए किन लोगों ने संपर्क किया, किन्होंने उनको पैसे कहे, किन्होंने उनको धमकाया। यानी कि सच अगर आपके पास वास्तविकता है और सिर्फ अफवाहों पर और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता उसको देख रही है। और जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिल्ली में गिरा है, ये हम सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राफ तो ठीक है, अगर हम आपकी पार्टी के ग्राफ की बात करें, एक दर्शक की अभी हम प्रतिक्रिया दिखा रहे थे जिसमें कहा गया था कि उपचुनावों में जो स्थिति आई, बिहार का डेमो दिख गया। देखिए, लंबी चर्चा लंबी हो जाएगी, आप उतना समय मुझे देंगी नहीं।
बाई इलेक्शन को जो रहा है परफॉर्मेंस इन बाई इलेक्शन में तो डरी है बीजेपी। इन बाई इलेक्शन में तो कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी की जो हालत हुई है वो सबके सामने, पंजाब में जो हालत हुई है। विजेंद्र जी, आप अपनी पार्टी के बारे में भी तो बात कीजिए। जैसे एक दर्शक कह रहे हैं कि उपचुनावों में तस्वीर अच्छी नहीं रही आपके लिए। दर्शक कह रहे हैं, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। प्रश्न ये है कि बाई इलेक्शन के परिणामों से क्या दिल्ली और देश की राजनीति तय होगी? ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं देता हूँ इनको सबूत। क्या सबूत है? दीजिए, सबूत दीजिए। ये सबूत मांग रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। दीजिए जी। हाँ, मैं आप आम आदमी से सबूत मांग रहे हैं। रामवीर सिंह भदौड़ी ने टेलीविजन पर खुद कहा था कि आम आदमी के 18 एमएलए मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं और वो आपकी पार्टी के एमएलए हैं, और सुना है आजकल वो चीफ मिनिस्टर बनने के दावेदार हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि आपकी पार्टी के एक जिम्मेदार लीडर ये कह रहे हैं कि 18 एमएलए आप पार्टी के उनके कांटेक्ट में है। नेहा जी, मैं इस पर अपनी बात टेलीविजन पर ये बयान दिया, कहीं हवा में बयान नहीं दिया। देखिए, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। पूछ रहा हूँ कि सबूत की बात कर रहे हैं ब्रजेंद्र गुप्ता जी, एक सबूत दिया गया, इनसे ये पूछिए कि जब इनके पास नंबर नहीं है, किस फार्मूले के तहत ये सरकार बना सकते हैं? ये कह रहे हैं बहुत संक्षेप में जो बात मीम अफजल साहब ने कही कि आपकी पार्टी के नेता ने दावा किया था एक वक्त में 18 एमएलए, किस फार्मूले से सरकार बना रहे हैं दिल्ली में? एक बात तो मैं बड़ा इनके एक एमएलए खुलेआम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के, मैं उसी का जवाब ले रही हूँ। एक मिनट जवाब लेने दीजिए मुझे विजेंद्र जी, बहुत संक्षेप, मुझे अभय जी के पास भी जाना है। ये सब लोग जानते हैं ये सीधे कि आम आदमी पार्टी के विधायक निश्चित रूप से अपनी पार्टी के इंटरनल, जिसको कहते हैं कि एक आंतरिक कलह के कारण पार्टी छोड़कर जाने के लिए तैयार घूम रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह का विरोधाभास खुद आम आदमी पार्टी के अंदर था, खुद आम आदमी पार्टी ने इसको माना है। और आप उस उम्मीद पर बैठे हुए हैं। अगर किसी पार्टी के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अगर इनके अंतर कलह के कारण इनके विधायक इनसे अलग होने की बात करते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी कहां से हो गई? अगर भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का अर्थ क्या है? ये बात तो है अपने आप में कि अगर टूट होती भी है, खरीद फरोख्त होती भी है, कोई जाता भी है, तो नुकसान उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी ने परेड भी कराई विधायकों की इसी वजह से। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई खरीद फरोख्त होती है तो उसमें केवल सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बन सकती है और लाभ उसका भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। ये तो अंधा भी देख के बता सकता है। अब एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इतनी देर से मैं ये बहस सुन रहा हूं। देखिए, भारतीय राजनीति का एक अलिखित नियम है कि अगर कोई पार्टी 10 साल से ज्यादा विपक्ष में रह ले, और देखिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक विपक्ष में रही है, 10 साल से ज्यादा विपक्ष में रह ले, तो उसके बाद में उसके अंदर एक अंदरूनी किस्म के आत्मविश्वास का क्षय हो जाता है और फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो सामने दिखती है बिसात की, बिसात को जीत सकती है, फिर भी उस बिसात को लड़ने की हिम्मत उसके अंदर नहीं होती। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विश्वासहीनता दिख रही है, उसका केवल कारण यही हो सकता है। नहीं, लेकिन अवैध दुबे जी, इसको अगर हम दूसरी तरह भी देखें तो ये सीधी सी बात है कि उपराज्यपाल देखा जाए उस संवैधानिक संस्था है अपने आप में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मिनट, कोई ऐसी बात तो नहीं कही गई है कि उपराज्यपाल से बाकायदा बीजेपी नेताओं की बातचीत हुई? मैंने उपराज्यपाल का एक इंटरव्यू पढ़ा, अंग्रेजी में इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सरकार बनाने के सभी विकल्प अभी समाप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। अगर सभी विकल्प अभी समाप्त नहीं हुए हैं तो जो 3 सीटें खाली हैं विधानसभा में, पहली बात तो चुनाव आयोग को, सरकार को और उपराज्यपाल को उन तीनों सीटों पर चुनाव कराने की व्यवस्था करानी चाहिए थी। अभी उपचुनाव का एक दौर हो गया है, लेकिन अभी तक उन सीटों पर चुनाव नहीं कराए गए हैं। 13 सितंबर को, ये तो सिद्ध नहीं होता कि बीजेपी नेताओं या बीजेपी के इशारे पर उपराज्यपाल काम कर रहे हैं। 13 सितंबर को, वो वहां भी आऊंगा मैं, 13 सितंबर को उपचुनाव का दूसरा दौर होने वाला है, उसमें भी दिल्ली की इन 3 सीटों की घोषणा नहीं हुई है। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मैं तुरंत ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगी, इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा। लेकिन दर्शक भी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। आपको बता दें कि क्या चुनाव से भाग रही है बीजेपी, इसको लेकर एचके कुश का सोचना है कि आपने दिल्ली में नैतिकता की नींव डाली है जिसमें बीजेपी फिट नहीं बैठती है, इसीलिए वो चुनाव से भाग रही है। और आगे की बहस में जो एक और अहम सवाल होगा वो ये कि क्या दिल्ली की इस हालत के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं? उन्हें सत्ता दी गई, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन 49 दिन में उन्होंने सरकार छोड़ दी और आज जिस हालत में दिल्ली पहुंची है, क्या केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल होगा।
चर्चा जारी है हमारी कि क्या दिल्ली में बीजेपी चुनाव से भाग रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने गणपति को लेकर अपने आपत्तिजनक ट्वीट्स के लिए माफी मांगी है और कहा है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। आपको बता दें, आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है और ऐसे मौके पर एक के बाद एक कई आपत्तिजनक ट्वीट निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने किए थे, लेकिन अब उन ट्वीट्स को लेकर उन्होंने माफी मांगी है और कहा है कि उनके ट्वीट्स का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। और एक बार फिर से रुक करेंगे हमारी आज की बड़ी बहस का कि क्या चुनावों से किनारा कर रही है बीजेपी दिल्ली में, लेकिन अब तक की जो आधे घंटे की चर्चा रही उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई, एक नजर उस पर। खुद कहा है योगेंद्र यादव ने कि अफवाहों के आधार पर हम ये कह रहे हैं, ना तो कांग्रेस से और ना आम आदमी पार्टी से हमारा किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, बीजेपी का स्टैंड बदल जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हमको बुलाएंगे तब हम पुनर्विचार करेंगे। अरे भाई, उपराज्यपाल ने अगर हमको बुलाएंगे तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट साफ दिखाई दे रही है कि उस वक्त तो लोकसभा के चुनाव थे और ये अपनी छवि को बहुत बढ़िया दिखा करके रखना चाहते थे। जोड़ तोड़ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, तभी सरकार बनाई थी। आपकी पार्टी के एक जिम्मेदार लीडर ये कह रहे हैं कि 18 एमएलए आप पार्टी के उनके कांटेक्ट में। और चर्चा में एक अहम बात यह भी है कि दिल्ली में ये स्थिति आई क्यों, क्या केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं? संजय सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, सवाल तो ये भी उठेगा कि अगर आप लोग सरकार को नहीं छोड़कर जाते तो इस तरह की स्थिति आती नहीं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी तो जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखिए, पहली चीज तो ये कि हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर सरकार बनाई थी, जनता से जनमत संग्रह करके सरकार बनाई थी, लोगों की राय के आधार पे, मुद्दों के आधार पे सरकार बनाई थी। और उसमें हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा था जन लोकपाल कानून का। हम लोगों ने ऐलान किया था चुनाव के दौरान कि 15 दिन के अंदर हम असेंबली में जन लोकपाल कानून पास करेंगे। जब वो कानून नहीं पास हो पाया तो उस पर फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। अब हमारे जो इस्तीफा देने का फैसला था वो एक नैतिकता के आधार पर लिया गया फैसला था। आज की तारीख में चपरासी की नौकरी को नहीं छोड़ना चाहता। बात यह है कि खुद कोई व्यक्ति चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अब तो खुद अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं संजय सिंह जी कि गलत फैसला किया उन्होंने। तो आप लोगों को ये मानने में क्या दिक्कत है कि अगर आज दिल्ली में इस तरह की स्थिति है तो उसके एक बड़े कारण अरविंद केजरीवाल हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंडेट है आपके सामने, अगर किसी के पास संख्या नहीं है तो दोबारा चुनाव में जाने से बीजेपी क्यों डर रही है? इसका साफ कारण ये है कि जो 100 दिन की सरकार चली है उसमें महंगाई बढ़ गई, उसमें पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, काला धन के मुद्दे पे सरकार का स्टैंड चेंज हो गया। मेरा ये कहना है कि आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल पर ठीकरा क्यों फोड़ना चाहते हैं? आप चुनाव में आइए, फ्रेश इलेक्शन कराइए, जो जनता का आदेश होगा उसको माना जाएगा। लेकिन मुझे एक बात, विजेंद्र जी, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी है कि पिछली बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो वो हमेशा ये कहती रही कि एक तरह से उनकी अल्पमत वाली सरकार है, क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने समर्थन मांगा नहीं। कांग्रेस पीछे से वैसे मुद्दों के आधार पर या किसी वजह से समर्थन दे रही है, लेकिन वो टेक्निकली इसको अल्पमत की सरकार कहते रहे। तो ऐसे में अब अगर उपराज्यपाल एक और अल्पमत की सरकार की संभावना तलाशने की अगर कोशिश करते हैं, जैसी इच्छा जैसी मंशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? संजय जी, आपने मुझसे पूछा, मेरा यह कहना है कि आपने अभी ब्रिजेंद्र गुप्ता जी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर, और इन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं का बयान आप सुनिए, मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि हमारे पास आम आदमी पार्टी के एमएलए संपर्क में हैं। सतीश उपाध्याय कहते हैं हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं ना हम आम आदमी पार्टी से समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे। तो अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो 36 की संख्या पे बनेगी, 29 की संख्या पे नहीं बनेगी। 7 एमएलए आप कहां से ला रहे हैं? इसका मतलब कि आप जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या जोड़ तोड़ की राजनीति को वैधानिक कह सकते हैं आप? संजय सिंह जी, आपको डर है कि आपका कुनबा टूट जाएगा और वैधानिक आप कह सकते हैं? तो डर है आपको, मतलब आम आदमी पार्टी को डर है इस बात का कि आपकी पार्टी टूट जाएगी। आप लोग बड़ी मुश्किल से बांधे हुए हैं विधायकों को, लेकिन टूटने का खतरा है। हमारे एक एक एमएलए पार्टी के साथ हैं नेहा जी, लेकिन आपको क्या चिंता है?
कि जब नंबर नहीं है, जब नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, तो आप सरकार बनाने की पहल किस आधार पे कर रहे हो? आपने मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं दिया। आप कल्याण सिंह का फार्मूला अपनाना चाहते हैं क्या? जैसे 100 मंत्री आपने बना दिए थे उत्तर प्रदेश में, गुंडा माफिया अपराधी सबको मंत्री आपने बना दिया था। सवाल वही कि या येदियुरप्पा वाला फार्मूला अपनाना चाहते हैं जहां रेड्डी ब्रदर्स जैसे माइनिंग माफिया को आपने मंत्री बना दिया? उन्होंने दिल्ली में घूम घूम के सारी दिल्ली में मतदाताओं से माफी मांगने का अभियान भी चलाया है। तो जाहिर है केजरीवाल तो इस बात को स्पष्ट रूप से मान रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इतना जोर क्यों दे रही है कि चुनाव हो, अल्पमत की सरकार की भी अगर संभावना आ रही है तो ये भी नहीं आना चाहिए? ये जो मेरा कहना है कि अल्पमत की सरकार की संभावना आ रही है तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना रवैया साफ करना चाहिए कि हम अल्पमत की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम उस संभावनाओं को टटोलने के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो यह है कि भाई दिल्ली में 3 चुनाव भी नहीं कराए जा रहे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, इसकी तरफ ध्यान लोगों को नहीं जाता, सारे देश में राज्यपाल बदले जा रहे हैं। अभी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी हटा दिया गया, उनको भी बदला जाएगा, दूसरा आदमी आएगा उनकी जगह। लेकिन दिल्ली के राज्यपाल के बदलने के बारे में कभी भी कोई चर्चा आज तक नहीं चली जब से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं। तो इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है कि दिल्ली के राज्यपाल में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि सरकार उसे बदलना नहीं चाहती है। और अभी दिल्ली के राज्यपाल बने हुए हैं, तो फिर आरोप क्यों ना लगे आप पर कि वो आपकी सुन रहे हैं इसीलिए बने हुए हैं? देखिए नेहा, अगर वो बने हुए हैं, नहीं लगा रहे, मैं तो केवल सवाल उठा रहा हूं। अगर वो बने हुए हैं, अगर वो बने हुए हैं तो सवाल है, अगर उनको हटाया जाता है तो सवाल है। सवाल ये है कि अगर हटाने की बात आएगी तो कहेंगे कि बीजेपी अपने तरफ से कोई उपराज्यपाल लाना चाहते हैं और उसके बाद अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। ये जो उपराज्यपाल है इनकी तो नियुक्ति भी कांग्रेस ने की थी और कुछ नहीं। तो सवाल ये है, सभी राज्यपालों की नियुक्ति कांग्रेस ने की थी, यूपीए की सरकार में हुई थी, इसलिए ये आरोप लगाना कि उपराज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुछ करने वाले हैं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये गैर जरूरी है और पूरी तरह से बेसलेस है। अब मैं बात करता हूं कि 28 सीट पर मुझे एक दर्शक की प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी विजेंद्र जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। अंदर की घबराहट, मैं एक दर्शक की प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग फिर भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग सीधे सीधे चुनाव के लिए तैयार हैं। रंजना झा ये कह रही हैं कि बीजेपी अच्छी तरह समझ रही है कि अगला चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसीलिए चुनाव से डर रही है। क्या ये स्थिति है? ये अपने आप में अहम सवाल है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि खरीद फरोख्त करने वालों के नाम क्यों नहीं बताते? ये बाकी पार्टियों से सवाल कि जो खरीद फरोख्त की बात हो रही है, क्या प्रूफ है, क्या तथ्य हैं, वो कौन से लोग हैं जो ये कर रहे हैं? और बीजेपी से सवाल ये कि आप सीधे सीधे चुनाव में जाने की बात खुलकर क्यों नहीं कहते? किस तरह की राजनीति दिल्ली में हो रही है, आगे चर्चा करेंगे, फौरन हाजिर होगा। चर्चा जारी है हमारी कि क्या दिल्ली में बीजेपी चुनाव से भाग रही है? आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है। अब तक की चर्चा में हर पक्ष की तरफ से जो तर्क आया वो आपके सामने रख दें। बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी का कहना है कि हम चुनाव से भाग नहीं रहे, गेंद उपराज्यपाल के पाले में है, अगर हमें सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे तो हम विचार करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी का कहना है कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब का मानना है कि लोकसभा चुनाव की वजह से पहले बीजेपी ने सरकार बनाने से मना किया था, अब वो किसी संभावना की तलाश में जुटी है। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे मानते हैं कि बीजेपी सीधे सीधे चुनाव की मांग क्यों नहीं कर रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल को बदलने की बात भी क्यों नहीं होती। तो इन तमाम चीजों से क्या मतलब निकाला जाए? और एक सवाल और अहम है, वो ये कि खरीद फरोख्त का जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, तो खरीद फरोख्त करने वालों के नाम क्यों नहीं बताए जाते, तथ्य सामने क्यों नहीं आते? मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है कि खरीद फरोख्त हो रही है, आपने भी ये बात कही, लेकिन वो तथ्य, वो प्रमाण कहाँ है? क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि आप तथ्य और सबूत लाइए, सीधे सीधे नाम बताइए लोगों के। नेहा जी, जहाँ तक खरीदो फरोख्त की बात है, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि खरीदो फरोख्त हो रही है। हमने तो बाकायदा आपको इसी बहस के अंदर सबूत के तौर पर ये बात बताई कि जब रामवीर सिंह भदौड़ी जो इनके एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद कह रहे हैं कि 18 विधायक आपके उनके संपर्क में हैं, इससे बड़ा क्या सबूत है? क्या हम ये इस तरह का आप सबूत एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बताया जाए कि इनको ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है? क्या उसके बाद ये सबूत बनेगा? दूसरी अहम बात अभी विजय विद्रोही जी ने बहुत अहम पूछी कि जब इनकी सरकार बनी आपकी, तो ये लोग बोल रहे थे कि अल्पमत की सरकार है हमारी, हमने इनको बाहर से सपोर्ट दिया था। और हमने जब सपोर्ट दिया था, वो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को, और भी शायद बीजेपी को भी लिखी थी, और इन्होंने 18 मुद्दों पर समर्थन मांगा था। हमने उस समर्थन
को कह दिया था कि हम इन 18 मुद्दों पर आपके साथ हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा होगा तो हम उस पर बात करेंगे आपसे। हमने वो मुद्दों पर सपोर्ट दिया बाहर से। आज क्या ऐसी स्थिति है, क्या केजरीवाल जी ने कोई चिट्ठी लिखी है या भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कोई चिट्ठी लिखी है हमको, या आप पार्टी को जिसकी बुनियाद पर ये अल्पमत की सरकार बनाने का दावा करेंगे? इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इनके पास कोई तर्क नहीं है नेहा जी। ये इनकी नीयत खराब है। और मैं बता दूं आपको, ये चुनाव हार रहे हैं, जो अभी नतीजे आए हैं ज़िमनी इंतखाबात के, उसके नतीजा इनके सामने है और ये लोग घबराए हुए हैं। मैं जवाब ले लूं सर, मेरे पास वक्त नहीं तो खत्म हो जाएगा। उस पर डंका बहुत बचाएंगे, लेकिन आज तक न महंगाई कमी हुई है, न करप्शन खत्म हुआ है, किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे साथ आने को तैयार हैं, तो वो उसको कह रहे हैं कि ये सबूत नहीं है, तो फिर और क्या है? ये जो अंतर विरोध है दोनों पार्टियों के अंदर, जो अंतर कला है, उसके कारण जो इनके विधायकों की स्थिति है वो सबके सामने है। वो ठीक है, लेकिन आप उनका स्वागत करेंगे, यानी कि आप उनको मिलाएंगे अगर अपने अंदर, तो परिस्थिति साफ हो गई कि देखिए अभी इस तरह की कोई ना परिस्थिति है, ना इस तरह की कोई परिस्थिति है, और ना ही हमारे पास इस तरह का कोई ऑफर है, ना हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति है। पूरे का पूरा मामला उपराज्यपाल के पाले में बॉल है, फैसला उनको करना है। कल को इनके यहाँ कोई टूट हो जाए तो दूसरी पार्टी उसको शामिल कर ले, अपने में तोड़ फोड़ करे। ये घबराई में दोनों पार्टियां कंडेम करते हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का तो अस्तित्व भी समाप्त हो गया है, मान लीजिए। कांग्रेस तो जिंदगी में नहीं है, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह घबराई हुई है, अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पा रही है। इसकी जिम्मेदारी रोक नहीं पाए। लेकिन ये साफ है इस चर्चा के बाद, कम से कम ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि दिल्ली की जहां तक बात है, बीजेपी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे चुनाव में जाएंगे, ये बीजेपी नहीं कह रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि खरीद फरोख्त हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रही है। दूसरी ओर बाकी पार्टियां चुनाव चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं वक्त और ज्यादा बीता तो उनकी पार्टी ही ना टूट जाए। और इसी सियासत के इर्द गिर्द फिलहाल दिल्ली की स्थिति फंसी हुई है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।